अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कैनेडियन सोलर पैनल के बारे में बताना है कि एक कैनेडियन सोलर पैनल जो है वो कितना लोड चला सकता है। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक पैनल को समझ पाएंगे कि वो कितना लोड चला सकता है तो फिर आप 10 पैनल को भी समझ पाएंगे, 20 पैनल को भी समझ पाएंगे। आप चाहते हैं आपका ख़र्चा कम हो, आप कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करें कि स्टार्टिंग में आप एक पैनल से स्टार्ट कर लें, बाद में जब आपके पास बजट बने तो आप उसमें मज़ीद पैनल्स ऐड कर सकें। इस तरह के सॉल्यूशंस जो हैं वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कैनेडियन सोलर पैनल जब आप परचेज़ करते हैं तो वो आपके लिए क्या कर सकता है। जब आप एक 585 वाट का आमतौर पे कैनेडियन सोलर पैनल जब आप परचेज़ करते हैं जो कि बाईफेशियल होता है, यानी दोनों साइड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फ्रंट साइड से भी करता है प्लस बैक साइड से भी करता है। ये जो पैनल है ये एन टाइप का है, टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है। अब एक पैनल जो है वो कितना लोड चलाएगा ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है, यानी आप जहाँ पर आपने पैनल रखा है वहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर को कहते हैं, एम्बिएंट एयर टेम्परेचर वहाँ पर क्या है। नंबर 2, सोलर रेडियंस कितनी है, सोलर रेडियंस कितनी है, कितने वाट्स पर मीटर स्क्वायर सूरज की रोशनी आकर गिर रही है पैनल के ऊपर। सुबह 10 बजे का टाइम है तो सोलर रेडियंस आपको कम मिलेगी, तकरीबन 300 से 400 मिलेगी। जब दिन के 12 बजे का टाइम हो जाएगा तो सोलर रेडियंस आपको 800 वाट पर मीटर स्क्वायर के करीब मिलेगी, ठीक है। जब 1 बजे का टाइम होगा तब भी तकरीबन 700 के करीब मिलेगी। फिर जब 2 बजे का टाइम होगा तो 700 से 600 हो जाएगी। तो एक जब क्लियर डे होता है, ब्राइट डे होता है, सनी डे होता है, तो उसमें सोलर रेडियंस का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह होता है, यानी पीक जो है वो 800 850 के करीब जाके टच कर रही होती है। यानी दिन के जब 10 बजेंगे तो यहाँ कुछ आपको रेडियंस मिल रही होगी, जब 11 बजेंगे तो यहाँ मिल रही होगी, दिन के जब 12 बजेंगे तो पीक पे होगा, जब 1 होगा तो फिर यहाँ होगा, जब 2 होगा तो रेडियंस बढ़ती है और कम होती है। सूरज की रोशनी पैनल पे ज़्यादा होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाती है। तो एक आपने ये चीज़ समझनी है कि कितनी रेडियंस अवेलेबल है। अगर क्लाउडी वेदर है, बारिश वाला मौसम है, तो ज़ाहिर है सोलर रेडियंस कम होगी। जब सोलर रेडियंस कम होगी तो पावर भी कम प्रोड्यूस होगी। और दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी थी वो लिखी थी टेम्परेचर। आपको पता है कि जब हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर यानी एयर का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो साथ सेल का टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ रहा होता है। पर हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री हो, बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस हो, तो उस वक्त सेल का टेम्परेचर यानी सोलर पैनल का जो सेल है उसका टेम्परेचर तकरीबन 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी सेल का टेम्परेचर और एयर के टेम्परेचर में तकरीबन 20, 25, 30 डिग्री का फ़र्क हो सकता है, ठीक है, और होता है इतना। अब ये जो टेम्परेचर मैं लिख रहा हूँ ये मैं लिख रहा हूँ एटमॉस्फेयर का यानी एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है, और ये जो मैं टेम्परेचर लिख रहा हूँ ये है सेल का टेम्परेचर। अब फ़र्ज़ करें अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और किसी एक लोकेशन का हम इंतखाब कर लेते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। हम साउदर्न पार्ट जो है पाकिस्तान का उसमें हम लाहौर को, पंजाब में लाहौर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब समझें कि लाहौर जोग्राफिक लोकेशन है, अप्रैल का महीना है। ये एक पैनल 585 वाट का जब हम लगाएंगे तो ये हमें कितने यूनिट्स बना के देगा एक दिन में, ठीक है। ये हमारे जहन में सवाल आता है। 18 पैनल होंगे तो कितनी एनर्जी बनेगी, हमें कितने पैनल लगाने चाहिए, हम कितने पैनल लगाएंगे ये लोड चल जाए। ये बातें तब समझ में आती हैं जब एक पैनल को आप सही तरह समझते हैं। अब 20 डिग्री सेल्सियस जब हमारे एयर का टेम्परेचर होगा तो उस वक्त यहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन 45 से 50 डिग्री सेल्सियस होगा। जब हमारा यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो यहाँ पर तकरीबन 50 प्लस हो जाएगा टेम्परेचर, यानी 20 डिग्री करीब तकरीबन आगे आगे चल रहा होगा सेल का टेम्परेचर, ठीक है। अब ये जब कंपनी कहती है ना 585 वाट का ये पैनल है तो ये उसने चेक किया होता है STC के ऊपर, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस के ऊपर। व्हाट आर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कंपनी ने इसको जो चेक किया है वहाँ पर उसने सेल का जो टेम्परेचर लिया है ना, सेल का टेम्परेचर वो कंसिडर किया है 25 डिग्री सेल्सियस। सेल का टेम्परेचर कितना, लैब के अंदर जब उसने टेस्ट किया था इसको 25 डिग्री के ऊपर, यानी सेल का टेम्परेचर 25, सेल का टेम्परेचर 25 मतलब एटमॉस्फेयर का 0 यानी एम्बिएंट 0। तो आम तौर पे जब हम
सोलर पैनल अपने छतों पे लगाते हैं और अप्रैल का अगर महीना चल रहा है तो क्या हमारा टेम्परेचर ज़ीरो होता है एम्बियंट? नहीं, हमारा टेम्परेचर तो 20 से 30 के आसपास होता है, कभी 18, कभी 20, कभी 25, कभी 30। अप्रैल के महीने में यही टेम्परेचर चलता है 20 से 30 के बीच में। तो जब ये टेम्परेचर चलेगा तो सेल का टेम्परेचर कितना होगा? सेल का टेम्परेचर होगा 40 हो सकता है, 45 हो सकता है, 50, 55 हो सकता है। सेल का टेम्परेचर इतना होगा, जबकि ये पावर तब मिलती है जब टेम्परेचर कितना हो सेल का? 25 डिग्री। तो कितना डिफरेंस आ गया? हो सकता है हमारा सेल का टेम्परेचर जो है वो हमारे अप्रैल के महीने में 50 तक जाए, हो सकता है 60 तक जाए, 55 तक जाए। तो ये गैप आ रहा है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का, और हर डिग्री सेल्सियस के पीछे कैनेडियन सोलर पैनल जो है वो अपनी कितनी पावर लूज करता है? -0.2% पर डिग्री सेल्सियस। हर डिग्री के पीछे 0.29% पावर कम करता है। ये माइनस का साइन का मतलब यही है कि कम करता है, रिड्यूस करता है। हम समझते हैं कि जी जब सूरज की रोशनी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो हमें पैनल ज़्यादा पावर बना के देता है। वो क्यों देता है? कि रेडियंस बढ़ती है। अगर साथ साथ रेडियंस बढ़ी होगी तो पैनल पावर ज़्यादा बना के देगा, लेकिन उसके साथ साथ एक लॉस भी हो रहा होता है, और वो लॉस टेम्परेचर का हो रहा होता है, क्योंकि सेल का टेम्परेचर 25 डिग्री से कहीं आगे निकल चुका होता है, और हर डिग्री के पीछे 0.29% का मतलब यहाँ मैं बता दूँ, अगर 585 वाट का पैनल होगा तो 1.7 वाट पर डिग्री सेल्सियस निकलता है। ये इसे आप कैलकुलेट कर लें, 1.7 वाट हर डिग्री के पीछे कम होगा। अगर आपकी रेडियंस 800 वाट्स पर स्क्वायर मीटर है, अगर रेडियंस इतनी है, यानी क्लियर बहुत अच्छा दिन है और दिन के 12 बजे का टाइम है जिसमें आपके पैनल को 800 वाट पर स्क्वायर मीटर मिल रहा है सोलर रेडियंस, ठीक है, तो उस वक्त जो आपको पावर मिल रही होगी कैनेडियन 585 वाट के सोलर पैनल की, वो मैक्सिमम जो मिलेगी ना, वो यहाँ पे 420 से लेकर 440 वाट के बीच में मिल सकती है। ये वो है जो पैनल ये मैक्सिमम दे सकता है दिन के 12-1 बजे अप्रैल के महीने में लाहौर में इस रेडियंस के ऊपर। और अप्रैल का महीने का मतलब आप समझ रहे हैं कि टेम्परेचर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, 20 से 30, ठीक है। अच्छा, अगर ये 600 वाट पर स्क्वायर मीटर हो, यानी कि टाइम हो कोई दिन के 11 बजे का, या टाइम हो ये क्लियर डे की बात हो रही है, ठीक है, वी आर एज्यूमिंग द क्लियर डे, सनी डे। अब सपोज के 1 बजे का टाइम है, 2 बजे का टाइम है, तो वहाँ पे सोलर रेडियंस 800 से 600 हो जाएगी, तो पावर भी ड्रॉप हो जाएगी। यहाँ पे आपको तकरीबन जो पावर मिलेगी तकरीबन 350 वाट के आसपास मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जब रेडियंस 400 वाट पर स्क्वायर मीटर हो जाएगी, यानी कि जब दिन के 3 बजे का टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको तकरीबन 250 वाट के करीब मिलेगी। यही पैनल आपको इतने वाट दे रहा होगा। और उसके बाद जब ये 200 हो जाएगी तो ये भी तकरीबन 115 वाट्स के आसपास हो जाएगी। अब पैनल एक ही है 585 वाट का, मगर वो मुख्तलिफ़ किस्म के वाट्स दे रहा है मुख्तलिफ दिन के औकात में। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। यहाँ पे अगर हम टाइम ले लें, दिन का वक्त ले लें, और यहाँ पे हम पावर ले लें, और ठीक है, तो इसकी पावर देखें, दिन के 10 बजे 11 बजे ऐसे पावर जो है वो हमें पैनल दे रहा होता है। अगर यहाँ पर वाई एक्सिस पर पावर हो, एक्स एक्सिस पे अगर टाइम हो, और हमने पावर का फार्मूला लिखा एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, तो एनर्जी निकालने का तरीका क्या होगा? पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो व्हाट वी नीड इज वी नीड द एरिया अंडर द कर्व। हमें ये एरिया चाहिए, और यहाँ पर मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है इंटीग्रेशन का। तो अगर हम इस ग्राफ को इंटीग्रेट करें और एरिया अंडर द कर्व निकालें तो हमें एनर्जी मिल जाएगी। अगर हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करें तो हमें इन्वर्टर की इफ़िशेंसी मालूम होनी चाहिए। तो अगर आप एक छोटा कोई मॉडिफाइड साइन वेव का इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं या यूपीएस यूज़ कर रहे हैं तो उसकी इफ़िशेंसी कम होती है, 75% 80%। लेकिन अगर आप एक अच्छा कंपनी का ब्रांडेड इन्वर्टर यूज़ करें तो उसकी इफ़िशेंसी 97-98% होती है। फिर एसी पावर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइम के साथ तो आपके पास किलोवाट आवर आएंगे, यानी यूनिट्स आएंगे। तो एक पैनल आपको कितने यूनिट्स बना के दे सकता है? हम इन टर्म्स ऑफ एसी पावर बात कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ एसी एनर्जी बात कर रहे हैं। कितने यूनिट्स बना के दे सकता है? तो वो अप्रैल के महीने में आपको बना के देगा तकरीबन 3 एवरेज, ऑन एवरेज मैं बात कर रहा हूँ, 3.3 यूनिट
पर डे। एक कैनेडियन 585 वाट का पैनल तकरीबन 3.3 यूनिट्स पर डे आपको बना के देगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और बात हो रही है लाहौर की, और टेम्परेचर लिया जा रहा है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान। अब इसके साथ एक बात और आपने ज़हन में रखनी है, कुछ चीज़ें मैंने एज्यूम की हैं। आप पैनल को प्रॉपरली डस्ट क्लीन करते हैं, पैनल को प्रॉपरली आप क्लीन करेंगे तभी आपको यूनिट्स ये मिलेंगे। नंबर 2, शेडिंग नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ऐसी जगह पे पैनल इंस्टॉल किया हुआ है जहाँ पे किसी चीज़, किसी ऑब्जेक्ट का शेड पड़ रहा है पैनल के ऊपर, फिर आप ये सोचें कि जी आपको इतने यूनिट्स मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे। नंबर 3, एंगल, टिल्ट एंगल, कितने एंगल के ऊपर आपने पैनल लगाया हुआ है। पता चले कि जी आपने एंगल बहुत ज़्यादा रखा हुआ था, ठीक है, यानी आपने एंगल रखा हुआ था दिसंबर और नवंबर के हिसाब से, और अप्रैल के महीने में आप इतने यूनिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। तो एंगल बहुत मैटर करता है, हर महीने एंगल चेंज करना पड़ता है। अगर आपका L2 L3 स्ट्रक्चर के ऊपर पैनल इंस्टॉल होंगे तो उनके उसका यही फ़ायदा होता है कि वहाँ पे एंगल आप चेंज कर सकते हैं और ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका फिक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है किसी खास एंगल के ऊपर, तो अगर तो एंगल कम रखा है आपने, फॉर एग्जांपल 15 डिग्री रखा है, 12 डिग्री रखा है, जैसे फिक्स्ड स्ट्रक्चर का आमतौर पे होता है, तो वहाँ पर गर्मियों में आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन जून फिर सर्दियाँ शुरू होती हैं, या आप कह लें कि जनवरी फरवरी का महीना होता है, तो वहाँ पे आपको प्रोडक्शन इतनी अच्छी उसकी नहीं मिलती, यानी कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। उसके बाद है ओरिएंटेशन, चौथा पॉइंट आप वो भी ले सकते हैं कि पैनल की डायरेक्शन बिल्कुल साउथ की तरफ होनी चाहिए। ओरिएंटेशन, एंगल, ओरिएंटेशन, शेडिंग, डस्ट, ये सारे चीज़ें, और प्रॉपरली इंस्टॉल्ड भी हो, उसकी वायरिंग भी ठीक हो, जितनी वायरिंग लगानी चाहिए थी उतनी हो, ब्रेकर जोन सा लगाना चाहिए था उतना हो, डिस्टेंस के हिसाब से आपने वायरिंग की मेजरमेंट्स की हुई हो। अगर प्रॉपर मेजरमेंट्स करके प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो, डस्ट आप क्लीन करते हो, शेडिंग भी ना हो, एंगल भी प्रॉपर हो, फिर जाके आपको ये रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अगर किसी को ये रिज़ल्ट नहीं मिल रहा तो उसका अपना प्रॉब्लम है, फिर उसने कहीं ना कहीं मिस्टेक्स की हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया एक पैनल आपके लिए इतने यूनिट्स बना सकता है। अब चूँकि हमें एक पैनल का पता चल गया, तो अब हमें पता चल गया कि अगर एक दिन में हमें फ़र्ज़ करें एवरेज 3 यूनिट भी हम लगा लें तो महीने के 90 यूनिट्स बनते हैं, अगर हम रेनी डे को बीच में से माइनस कर दें तो। हाँ, किसी दिन क्लाउडी वेदर है, रेनी वेदर है, तो चलो उसमें से 10 यूनिट हम माइनस भी करें या 15 यूनिट माइनस भी कर दें, तो एक पैनल आपको फिर भी 80 to 85 यूनिट्स बना के दे सकता है एक महीने में। अप्रैल के महीने की बात हो रही है, ठीक। अब ऐसा घर जिसके 300 यूनिट है, उसको कम से कम 6 पैनल्स लाजमी लगाने चाहिए। फिर जिसके 350-400 यूनिट है, उसको फिर 8 पैनल पे जाना चाहिए। अब आते हैं कि अब आपके घर में यूपीएस लगा हुआ है, पहले से बैटरी पहले से लगी हुई है, और आपका बजट नहीं है, फिर आप एक पैनल ले लें, एक एमपीपीटी ख़रीद लें, एक एमपीपीटी ले लें, एक पैनल ले लें, और एमपीपीटी के थ्रू बैटरी को दिन में चार्ज करें और वापडा को बंद रखें चेंज ओवर स्विच से। इवनिंग में हम वापडा ऑन कर लें, यानी फिर रात को अगर चार्जिंग की ज़रूरत पड़े तो आप करवा लें वापडा से, अगर ना ज़रूरत पड़े तो वापडा से ही चलता रहेगा। ऑफ कोर्स बैटरी चार्ज जो है वापडा से ना कराएं, रात को कोशिश करें दिन में चार्ज करवाएं। अब क्या है, अगर आपका बजट कल बढ़ता है, आप 2 पैनल ऐड कर लें, ठीक है। अब आप फ्रिज चलाना चाहते हैं इसके साथ, तो आप मुख्तलिफ इन्वर्टर्स मार्केट में छोटे इन्वर्टर पे मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के इन्वर्टर पे मिलते हैं, जैसे शोर कंपनी के, वो भी आप लगा सकते हैं। ये मैं उनकी बात करूँ जिनके बजट्स कम होते हैं। अगर आपके घर में यूपीएस नहीं लगा, बैटरी आपके पास नहीं है और बैटरी लगाना भी नहीं चाहते, और आप कहते हैं कि मेरा बजट भी नहीं है और मैंने एक पैनल से स्टार्ट करना है, तो जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि आप सिनको का 2.8 किलोवाट का इन्वर्टर परचेज़ कर लें, जो कि विदाउट बैटरी होता है, बैटरी के साथ नहीं लगती। ये इन्वर्टर आप परचेज़ कर लें, ये सस्ता इन्वर्टर है। और एक पैनल भी अगर आपके पास है 585 वाट का विदाउट बैटरी, आप इससे डायरेक्ट लोड चला सकते हैं। कितना लोड चला सकते हो मैंने डिस्कस कर लिया टाइम के हिसाब से, ठीक। छोटे इन्वर्टर होते हैं, सस्ते होते हैं, इनमें रियल टाइम शेयरिंग प्रॉपरली काम नहीं करता। इसमें ये होता है कि आपको चेंज ओवर स्विच रखना पड़ता है, आपको मौसम का चेक रखना पड़ता है। जैसे ही वेदर चेंज हुआ, यानी क्लाउडी वेदर हुआ या शाम का वक्त हुआ, वहाँ पे आपको वापडा पे लोड डालना पड़ता है, और फिर अदरवाइज़ फिर आप चेंज ओवर को सोलर पे रखें दिन के वक्त, और सारा लोड जो है वो पैनल पे रखें, ठीक है। जैसे आपका बजट होगा, जैसे आपकी कंडीशंस होंगी, वैसे ही सोल्यूशन होगा, ठीक है। हाँ, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप कहते हैं मैं 4-5 पैनल अफोर्ड कर सकता हूँ, तो अगर 4 पैनल आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं ना 585 वाट के, तो मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि आप एमपीपीटी लें, आप यूपीएस को सोलर बनाएं, नो। मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा विदाउट बैटरी वाला इन्वर्टर लें, नहीं। फिर आपको एक प्रॉपर 4 किलोवाट का इन्वर्टर परचेज़ करना चाहिए, ठीक है। किसी भी कंपनी का ले लें, जो आप बेहतर समझते हैं वो ले लें।
4 किलोवाट का इन्वर्टर लेना चाहिए, ठीक है, या 3 किलोवाट का या 4 किलोवाट का इन्वर्टर लेना चाहिए अगर आपका बजट लिमिटेड है। और अगर बजट अच्छा है तो शुरू से ही अच्छा अगर आप ले लें, फॉर एग्जांपल एक ही दफ़ा अगर आप 8 से 10 किलोवाट का इन्वर्टर ले लें, ये तो आपकी ज़रूरत पे है और आपके घर के साइज़ के ऊपर, आपके लोड के ऊपर है कि आप बेसिकली चलाना क्या चाहते हैं। अगर आपका सिर्फ एक फ्रिज, एक इस्त्री, 4-5 पंखे, छोटा घर है, छोटी फैमिली है, तो छोटी फैमिली के लिए सस्ता सोल्यूशन बनाना चाहते हैं और 4 पैनल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर इन सोल्यूशंस पे नहीं जाना आपने, फिर इन जो बगैर बैटरी वाले इन्वर्टर हैं इन पे भी नहीं जाना, फिर MPPT पे भी नहीं जाना, और ये जो लोकल छोटे इन्वर्टर होते हैं, जैसे अशोर कंपनी का जो इन्वर्टर है जिसको आप जिसको मॉडिफाइड साइन वेव वाले इन्वर्टर, उन पे भी आपने नहीं जाना। आपने एक प्रोफेशनल सिस्टम डिज़ाइन करना है, घर में बनाना है, और वो यही है कि 4 पैनल कैनेडियन के ले लिए 4 किलोवाट का कोई ना कोई एक इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर आपने परचेज़ कर लेना है। अब ये आजकल के इन्वर्टर विदाउट बैटरी भी काम करते हैं। अगर स्टार्टिंग में आपके पास बैटरी का बजट ना भी हो तो विदाउट बैटरी भी आप इसको चला सकते हैं। लेकिन इस इन्वर्टर का फ़ायदा ये होगा कि रियल टाइम शेयरिंग प्रॉपर करेगा, जो कि ये छोटे इन्वर्टर नहीं कर पाते। यहाँ पे आपको चेंज ओवर स्विच लगाने पड़ते हैं, खुद से कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ पर आपको रियल टाइम शेयरिंग प्रॉपर मिलेगी। मतलब ये है कि अगर आपका लोड चल रहा है 1000 वाट का और पीछे से सोलर जो है वो बना के दे रहा है 600 वाट, 400 वाट की कमी है, तो 400 वाट ये कहाँ से लेगा? ये तो डिपेंड करता है आपने सेटिंग क्या की हुई है। अगर SBU सेटिंग की हुई है तो फिर ये बैटरी से लेगा, और अगर आपने SUB सेटिंग की हुई है तो ये फिर ये यूटिलिटी से लेगा, यानी वापडा से लेगा, तो शेयरिंग करके ही चलाएगा, यानी ये हाइब्रिड इन्वर्टर है। तो प्रॉपर अगर हाइब्रिड इन्वर्टर वही होता है जो कि 4 किलोवाट से स्टार्ट होता है। इससे पीछे पीछे जितने इन्वर्टर आपको मार्केट में मिलेंगे वो प्रॉपर रियल टाइम शेयरिंग में वो इन्वर्टर फेल है। ठीक है जी। तो ये इस वीडियो के बनाने का मकसद ये था कि आपको एक तो ये पता चल सके कैनेडियन अगर आप एक सोलर पैनल परचेज़ करते हैं बेस्ट, तो वो आपके लिए क्या कर सकता है। नंबर 2, अगर आपके पास पहले से UPS है तो फिर क्या करना चाहिए। अगर UPS नहीं है और बगैर बैटरी का सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो फिर क्या करना चाहिए। और अगर बैटरी लगानी है या नहीं लगानी लेकिन 4 पैनल कम से कम आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर क्या करना चाहिए। ठीक है। तो हर इन बंदे का सिनेरियो डिफरेंट होता है, हर बंदे के माली हालात मुख्तलिफ होते हैं, हर बंदे के घर की का लोड, उसकी कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, तो उसके लिए डिफरेंट सोल्यूशन होता है। अकॉर्डिंगली उसके लिए सोल्यूशन डिज़ाइन किया जाता है। मैं वीडियोस ऐसी बनाने की कोशिश करता हूं कि जो 1 पैनल वाला बंदा है वो भी उससे फ़ायदा ले ले, जो 4 पैनल वाला बंदा है वो भी फ़ायदा ले ले, जो बड़े सिस्टम बनाने वाले हैं 4, 6 किलोवाट, 8, 10 किलोवाट, वो भी उससे फ़ायदा ले ले। आई होप कि व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दूसरों के साथ नॉलेज का शेयर करना जो कि दूसरे के लिए दूसरे को फ़ायदा पहुँचाए वो सदका जारिया है। वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।